देन साथियों, वेलकम टू डिफेंस यूनिवर्सिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमारा एक सेशन चल रहा है हैंडबुक को लेकर, तो उसमें हमने 4 चैप्टर हमने करा दिए हैं। ठीक है, जो आपका टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 5 है, मैप रीडिंग टाइटल है चैप्टर का। ठीक है, चैप्टर नेम इज मैप रीडिंग। तो उसके बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे कि मैप क्या है, कितने प्रकार का होता है, मैप के यूज़ क्या है। ठीक है, सारा कुछ जितना भी इसके अंदर आता है और जितने इसके क्वेश्चन बनते हैं वो सब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा आज का टॉपिक ऑफ मैप रीडिंग है तो उसको हम शुरू करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने ग्रुप में एक मैसेज डाला है कि अगर आप क्लासेस नहीं करें तो ग्रुप छोड़ सकते हैं। तो उस पर हमने क्या है कि हम डेली 8 बजे वीडियो डालेंगे और उसमें हम सब कुछ बात करेंगे। ठीक है, डेली 8 बजे का हमने टाइम सेट किया है वीडियो के लिए। अगर इसके बावजूद भी कुछ इंक्वायरी है मुझे मैसेज करके डिस्कस कर सकते हैं और साथ ही साथ कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये भी कहा था कि आप अपनी बटालियन के नाम से एक ग्रुप बना के उसमें हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और चलिए तो चलता ही रहेगा इन चीज़ का। अब आते हैं हम अपनी चीज़ों को, पर्सनल चीज़ों की बात करते हैं जो हमारे को हेल्प करती हैं। जैसे कि टीचर है, टीचर भी हमें काफ़ी मोटिवेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं जिन सर से केमिस्ट्री पढ़ता हूँ, शशिकांत सर उनका नाम है, काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। ठीक है, तो उनसे बात करने के बाद हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और काफ़ी अच्छे से वो बताते हैं कि कैसे तैयारी करें, कैसे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, कैसे अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो मेरी लाइफ में उनके लिए बहुत ही मतलब रेस्पेक्ट है, मैं उनकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ और वो डिज़र्व भी करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको नॉलेज है, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं शशिकांत सर। तो मैं उनकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, जो मतलब हमें वो मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो उनसे ही मैं मोटिवेट होकर वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, और इसी ऐसे एक टीचर है हमारी लाइफ में, उनका नाम है पूजा मैम। तो वो भी काफ़ी अच्छे से हमें मैथ पढ़ाते हैं, उनसे मैंने मैथ पढ़ा है। ठीक है, तो वे भी मुझे बहुत मोटिवेट करती है और नॉलेज देती है चीज़ों को लेकर, बताते हैं कि कैसे आप तैयारी कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो इन दो टीचर का मेरी लाइफ में बहुत बड़ा एक हाथ है मेरी सफलता को लेकर, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैं इनसे ही प्रेरित होकर ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। ठीक है, पढ़ता भी हूँ मैं अच्छे से उन्हीं को लेकर, अगर मुझे कुछ दिक्कत आती है तो मैं उनसे ही डिस्कस कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना मैप रीडिंग, जो चैप्टर नंबर 5 है। ये चीज़ें तो चलती रहेगी लाइफ को लेकर और ठीक है, तो आज जो चैप्टर 5 है मैप रीडिंग है, पहले आपको लेक्चर दिया जाएगा और उसके बाद हम पूरा डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मैप रीडिंग चैप्टर नंबर 5। तो मैप रीडिंग, जैसे आपको बताया कि मैप रीडिंग से थ्योरेटिकल पोर्शन भी आता है और प्रैक्टिकल का पोर्शन भी आता है। तो अभी हम थ्योरेटिकल देखेंगे, लास्ट में वीडियो के आपको प्रैक्टिकल के बारे में बताया जाएगा कि प्रैक्टिकल से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपसे क्या क्या वहां पर प्रैक्टिकल में करवा कर देखा जाएगा मैप रीडिंग में। तो सबसे पहले है मैप रीडिंग में, मैं हैंडबुक के अनुसार बता रहा हूं आपको। तो सबसे पहले इसमें मानचित्र की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन ऑफ मैप। मानचित्र की परिभाषा, तो लिखते हैं कागज या कपड़े का टुकड़ा जिस पर जमीनी भूभाग को निश्चित स्केल में दर्शाया जाता है।
मानचित्र कहलाता है। जो मानचित्र की डेफिनेशन है, ये वाली डेफिनेशन पेपर के अंदर बहुत कभी रेयर ही पूछी गई होगी, ये वाली डेफिनेशन नहीं पूछी जाती। ये आपसे पूछ लेगा प्रैक्टिकल के अंदर कि डेफिनेशन ऑफ मैप बताइए, तो पेपर में तो हमने कभी नहीं देखी, शायद ए सर्टिफिकेट में आ सकती है, लेकिन एग्जाम के अंदर ये वाली डेफिनेशन नहीं आती मोस्ट ऑफ द केसेस में, और रेयर केस में आ भी सकती है। तो इसलिए आपको मैप रीडिंग पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि डेफिनेशन क्या होती है मैप की। तो फिर हम देखते हैं कि मैप के प्रकार, इसके बाद में आता है इसमें मैप के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैप। तो मैं आपको बताऊंगा जैसे प्राकृतिक मानचित्र, प्राकृतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र यानी कि पॉलिटिकल मैप, जो हम भारत का नक्शा देखते हैं वो पॉलिटिकल मैप होता है, जिसके अंदर भारत के सभी भूभागों को दिखाया हुआ होता है, उसमें हर एक स्टेट को दिखाया हुआ होता है और यूनियन टेरिटरी को भी। और तीसरा होता है इसमें आर्थिक मानचित्र, आपसे पूछ लिया जाता है इसमें प्रैक्टिकल में कि टाइप्स ऑफ मैप बताइए, क्योंकि मेरे से सी सर्टिफिकेट के प्रैक्टिकल में पूछा गया था कि मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, सभी के नाम बताओ। हिस्टोरिकल मैप, सैनिक मानचित्र, सर्विस मैप बोलते हैं जिसे सैनिक मानचित्र। तो मैंने आपको 5 मैप के टाइप्स लिखवा दिए हैं, आप इसे नोट भी कर सकते हैं या अपनी बुक हैंडबुक में भी आप पॉइंट कर सकते हैं, निशान लगा सकते हैं। पेज नंबर है पेज नंबर 91 पर, तो आप इसे नोट कीजिए। फिर हम देखते हैं इसमें कि मानचित्र, सैनिक मानचित्र के बारे में भी आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि मानचित्र में धरातल पर पाई जाने वाली लगभग सभी प्राकृतिक व मानवकृत वस्तुओं को दर्शाया जाता है। यानी कि जो सैनिक मानचित्र होते हैं उस पर जो मानवकृत है यानी कि मेन मेड है और नेचुरल है, प्राकृतिक है, सभी जितनी भी धरातल पर भूभाग पर होती है आकृतियां सभी को दर्शाया जाता है सैनिक मानचित्र में। और इसमें 1 इंच बराबर होता है, 1 इंच बराबर या 1 इंच बराबर 1 मील या 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर मापक वाले मानचित्रों का प्रयोग किया जाता है। तो मैं मानचित्र की परिभाषा इरेज करता हूं। जिनके दोस्तों भी एग्जाम है फरवरी में, मार्च में, तो वे अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करिए, प्रिपरेशन को बीच में मत छोड़िए। जिसने पहले से कर रहा है वो अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिए, और जिसने भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है वो भी जल्दी से जल्दी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करे, क्योंकि अभी आगे इतना टाइम नहीं बचा हुआ है कि आप और टाइम उसमें वेस्ट करें। फिर आती है मानचित्र की कमी यानी कि लिमिटेशन ऑफ मैप। लिमिटेशन ऑफ मैप, मानचित्र की कमियां। तो यहाँ पहली कमी है कि मानचित्र को हमेशा अपडेटेड नहीं रखा जा सकता, यानी कि मानचित्र जो होता है उसे हमें हमेशा अपडेटेड नहीं रख सकते हैं। जो आप देखते हो गूगल मैप है या ये तो अपडेट होते रहते हैं रेगुलर बेसिस पर, लेकिन जो मानचित्र है जो कागज का होता है, कपड़े का होता है, प्लास्टिक पर बना हुआ मैप होता है, उसे हम रेगुलर एकदम से अपडेट नहीं कर सकते, उसमें टाइम लगता है काफी।
नंबर 2 है मानचित्र पर सभी जमीनी या सभी जमीनी आकृतियों को नहीं दर्शाया जा सकता। तो मैंने आपको लिमिटेशन ऑफ मैप बता दिया। अब देखते हैं इसमें सांकेतिक चिन्ह यानी कि कन्वेंशनल साइन। तो सांकेतिक चिन्ह आपको कौन कौन से याद रखने हैं ए सर्टिफिकेट, बी के लिए और सी के लिए। तो मैं इंपॉर्टेंट कन्वेंशनल साइन आपको बताऊंगा, यहाँ पर लिख कर दिखाऊंगा, तो आप उन्हें याद कर सकते हैं। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन्हें मैं लिखूंगा। तो मैं अब आपको कन्वेंशनल साइन बताऊंगा, इंपॉर्टेंट कन्वेंशनल साइन। तो पहला है पक्की सड़क, पक्की सड़क आप अपनी बुक में निशान लगा सकते हैं। नंबर 2 है पक्की सड़क मील पत्थर सहित। नंबर 3 है कच्ची सड़क। नंबर 4 म्यूल ट्रैक, खच्चर मार्ग। फिर है पैदल मार्ग। सुरंग, जिसे हम टनल बोलते हैं, टनल। रेलवे स्टेशन, रेलवे जंक्शन, प्रकाश स्तंभ, जिसे बोलते हैं लाइट हाउस। मैंने आपको 10 ये अभी लिखवाए हैं, बाकी भी अभी लिखवा रहा हूँ, आप नोट करते रहिए। आप अपनी बुक में निशान लगा सकते हैं। पैदल पुल, पैदल पुल। पैदल पुल के बाद में है इसमें लैंडिंग ग्राउंड, मंदिर,
मस्जिद, ईदगाह, गिरजाघर, बौद्ध मंदिर, गांव, उजड़ा गांव, पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन से पहले आप लिखिए इसमें सर्किट हाउस, गोल बंगला, सर्किट हाउस बोलते हैं। पुलिस स्टेशन, डाकघर, रेलवे स्टेशन, पक्का कुआ, कच्चा कुआ, नाला, नदी नाला। आप नोट करिए इसे। मैं आपको जितने लिखवा रहा हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बुक में देखते हो तो बुक में काफी सारे कन्वेंशनल साइन दिए हुए हैं, लेकिन मैंने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे उसे बुक में निशान लगा लिया पहले ही, और आपको मैं बता रहा हूँ। खजूर का पेड़,
मैं जो आपको बताऊंगा वे मोस्ट इम्पोर्टेंट है लास्ट के अंदर इसमें, जो काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल। जैसे सबसे पहले है कंटूर रेखाएं, जिसमें लिख रखा है समोच्च रेखाएं। जिन्हें बोलते हैं कंटूर रेखाएं। सापेक्षिक ऊंचाई रेत के टीले निर्धारित अंतरराष्ट्रीय सीमा अनिर्धारित अंतरराष्ट्रीय सीमा। निर्धारित अंतरराष्ट्रीय सीमा और अनिर्धारित अंतरराष्ट्रीय सीमा यानी कि इंटरनेशनल बाउंड्री। कब्र लड़ाई का मैदान, मोस्ट इंपोर्टेंट लड़ाई का मैदान। रेंज तेल का कुआं कैंपिंग ग्राउंड। ईंट भट्टा। तो आप इसे नोट कीजिए सभी, मैंने आपको कन्वेंशनल साइंस सभी बता दिए हैं। इसके बाद मैं आपको मिलिट्री सिंबल बताऊंगा। मिलिट्री सिंबल सारे इंपॉर्टेंट है, उनमें आपको किसी भी सिंबल को नहीं छोड़ना है। इसमें थोड़े से ही मिलिट्री सिंबल दिए हुए हैं, आपको सभी मिलिट्री सिंबल पढ़ने हैं। मैं आपको मिलिट्री सिंबल बनाने का भी तरीका बताऊंगा, तो आप इसे पहले नोट कीजिए। अब हम देखेंगे मिलिट्री सिंबल। तो मैं मिलिट्री सिंबल, मैंने पहले ही आपको बताया है कि मिलिट्री सिंबल आपको सभी पढ़ने हैं, आप कोई भी मिलिट्री सिंबल नहीं छोड़ सकते। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैं आपको थोड़ा बताऊं कि जैसे इन्फेंट्री है, इन्फेंट्री का मिलिट्री सिंबल ये है, पैदल सेना। आपको बताना है इन्फेंट्री सेक्शन, और सेक्शन का मिलिट्री सिंबल है ये। जिसमें 10 जवान होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था आर्मर्ड फोर्सेस में। तो आपको बताना है इन्फेंट्री के सेक्शन का सिंबल। तो नॉर्मली आपको इन्फेंट्री का सिंबल बनाना है, इसके ऊपर एक सेक्शन का सिंबल बनाना है। तो ये बन गया
इन्फेंट्री सेक्शन। ऐसे मैं आपको बताता हूं कि आरटी का सिंबल ये है, आर्टिलरी का तोप खाना। फिर मैं आपको बताता हूं, जैसे आपको वेपन सिंबल जरूर पता होना चाहिए। वेपन सिंबल जैसे मशीन गन का सिंबल है ये, एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन का सिंबल है ये, एंटी एयरक्राफ्ट, ये है मशीन गन। तो आपको ये सभी चीजें पता होनी चाहिए। तो मैं अभी आपको इंश्योर कर देता हूं कि आपके सभी मिलिट्री सिंबल याद होने चाहिए। मैंने आपको कन्वेंशनल साइन में तो बता दिया है कि आप ये वाला कन्वेंशनल साइन पढ़ सकते हो, ये वाला नहीं, लेकिन मिलिट्री सिंबल आपको पढ़ने हैं सभी। अब हम देखेंगे इसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अब आप अगर आपको ये जो सिंबल है इन्हें रिमेंबर रखने में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप इनके लिए एक मेथड को अपना सकते हो कि आप पहले इन्हें लिख कर देखिए। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि स्क्रीन में बोर्ड पूरा आ रहा है नहीं, तो सही आ रही है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मिलिट्री सिंबल है या कन्वेंशनल साइन है, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए लिख लिख कर, ताकि आपके अच्छे से रिमेंबर हो और आप कभी भूले नहीं। तो अगर सी सर्टिफिकेट वाले हैं, उन्होंने पहले भी एग्जाम दिया है, तो उन्हें तो काफी आसान रहता है ये सब चीजें याद रखनी। नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर मापक यानी कि स्केल। तो स्केल किसे कहते हैं? स्केल की परिभाषा, मापक की परिभाषा मैं बता देता हूं। मापक स्केल, तो मापक की परिभाषा क्या है कि जैसे मैंने बताया कि मानचित्र पर धरातल आकृतियों को एक निश्चित जो भूभाग होता है उन आकृतियों को एक निश्चित स्केल द्वारा दर्शाया जाता है। तो धरातल पर दो बिंदुओं यानी कि कोई दो पॉइंट हैं जो कि लैंड पर है यानी कि जमीन पर है, और मानचित्र पर दो बिंदुओं के मध्य अनुपात को मापक कहते हैं। यानी जो जमीन पर है दो पॉइंट और बी पॉइंट है आपके इसमें मैप में, उनके मध्य के जो अनुपात है, जो उनके मध्य दूरी है, उसके अनुपात को क्या बोलते हैं? मापक। किसी मानचित्र पर दो स्थानों के मध्य की दूरी और धरातल पर उन्हीं दो स्थानों के मध्य की वास्तविक दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं? मापक कहते हैं। तो ये मैंने आपको एक इसकी डेफिनेशन बता दी। इसके बाद आता है इसमें ऊंचाई दिखाने की विधियां। मोस्ट इंपोर्टेंट है ऊंचाई दिखाने की विधियां। तो ऊंचाई कितने प्रकार से दिखाई जा सकती है? ऊंचाई दिखाने की विधियां। नंबर एक है कंटूर, रेखाओं द्वारा। नंबर दो है चिन्हित ऊंचाई द्वारा। 5 पॉइंट बताऊंगा मैं आपको बुक में से। कंटूर द्वारा कैसे दिखाई जाती है ऊंचाई, मैं आपको एक समझाता हूं कि जैसे कंटूर रेखा है, यहां पर लिखा हुआ है 80,
यहाँ पर 100, यहाँ पर 100, यानी कि कंटूर रेखाओं की आकृति जितनी छोटी होती रहेगी ऊंचाई उतनी अधिक बढ़ती रहेगी। ये नीचे वाला तल है, इसके ऊपर है, इसके ऊपर, तो ये है कंटूर रेखा है, ये कंटूर रेखाओं का चिन्ह भी है। फिर मैं बताता हूं आपको चिन्हित ऊंचाई द्वारा। चिन्हित ऊंचाई द्वारा में कैसे होता है कि एक बिंदु लगा दिया जाएगा, एक पॉइंट लगा दिया जाएगा और उस पर लिख दिया जाएगा 1000 मीटर या फीट मान लीजिए, फीट, कि ये पॉइंट समुद्र तल से 1000 फीट ऊंचा है। नंबर 3 पर बता रहा हूं मैं आपको कि आपेक्षिक ऊंचाई, या आप लिख लीजिए बेंचमार्क 2, बेंचमार्क 2। तो बेंचमार्क द्वारा में कैसे होता है, अगर कहीं लिखा हुआ है BM यानी कि बेंचमार्क 4320, यानी कि ये समुद्र तल से 4320 फुट ऊंचा है, यह है बेंचमार्क विधि। नंबर 4 है आप लिख सकते हैं पर्वतीय छाया चित्रण, पर्वतीय छाया चित्रण या रंगों द्वारा, रंग स्तर द्वारा, रंग स्तर द्वारा। रंग स्तर द्वारा कैसे होता है मैं बताता हूं। जैसे आप किसी ऊंचाई को दर्शा रहे हैं तो जो नीचे वाला बिंदु होगा, नीचे वाला वो किसी हल्के रंग से होगा, उससे ऊपर वाला बिंदु और गहरे रंग से होगा, ऐसे ऐसे करके आप रंग स्तर द्वारा ऊंचाई को दर्शाते हो। तो ये मैंने आपको 5 पॉइंट बताया है ऊंचाई को दर्शाने वाले, और मैंने आपको इसे समझा भी दिया है कि कैसे कैसे ये चीजें हम इस्तेमाल करते हैं या इन्हें कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट है ढलान। तो ढलान का आपको पढ़ लेना है, नियमित ढलान और अनियमित ढलान दोनों की डेफिनेशन। इसके बाद आते हैं प्रमुख भू आकृतियां। तो प्रमुख भू आकृतियां मैं आपको लिखवाऊंगा और आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए। ऐसी चीजें आपको नोट कर लेनी चाहिए, बल्कि क्योंकि बुक में इनकी जो फिगर है वो नहीं दिखाई हुई है, और आप चाहते हो तो फिर बुक में भी निशान लगा सकते। प्रमुख भू आकृति, प्रमुख भू आकृति कौन कौन सी है इंपोर्टेंट भू आकृति। जैसे सबसे पहले है पर्वत, नंबर 2 है पहाड़। तो इनमें क्या अंतर है मैं आपको बताऊं। तो पर्वत है, इसमें एक ही अंतर है। जैसे पर्वत होता है, जिस भू आकृति की ऊंचाई या पहाड़ की ऊंचाई 1000 मीटर से 1000 मीटर से ऊपर हो उसे बोलते हैं पर्वत, और जिसकी 1000 से कम है उसे बोलते हैं पहाड़ या पहाड़ी, हिल। पर्वत को बोलते हैं माउंटेन। ठीक है, इसमें पठार, पठार नंबर 3 प्लेट। तो पठार किसे बोलते हैं, पठार उस उठे हुए जमीन के उस उठे हुए भाग को बोला जाता है जिसका ऊपरी हिस्सा कैसा हो, समतल। जैसे इसका ऊपरी हिस्सा कैसा है, समतल, यानी कि ऊपरी भूभाग कैसा हो, समतल, उसे बोलते हैं पठार। नंबर 4 पर है टीला, टीला या नौरी। तो टीला उस भू आकृति को बोला जाता है जिसके आसपास कोई पहाड़ या पहाड़ी न हो और वह अकेली भू आकृति हो, तो ऐसे पहाड़ पहाड़ी को क्या बोला जाता है, टीला। फिर दिया हुआ है इसमें स्पर,
इस पर बोला जाता है अगर किसी पर्वत का भाग जमीन की ओर निकला हुआ है, जैसे कोई पर्वत है, ये पर्वत है, इसका कोई भूभाग जमीन की ओर निकला हुआ है, इसे बोलेंगे हम इस पर। नंबर 6 देखते हैं। री एंट्रेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, री एंट्रेंट इससे अगला आप पढ़ना है तो कोल तथा सैडल। तो कोल तथा सैडल अलग अलग चीजें हैं, जैसे एक ही पहाड़ी की दो चोटियों के बीच का समतल दबी हुई जमीन को क्या बोलते हैं? कोल। और जब इस भूमि की नीचाई बहुत कम हो, चोटी से बहुत कम हो, तो इसे बोलते हैं सैडल। यानी कि दो पहाड़ों के बीच में जो दबी हुई जमीन होती है उसे कोल बोलते हैं। और अगर वह दबी हुई जमीन बहुत कम नीचे है, यानी कि ऊपर है चोटी से, चोटी के नजदीक है, तो उसे बोलते हैं सैडल। कोल तथा सैडल। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, जो जो मैं आपको बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट है, तो उसे आप नोट कीजिए। मैंने रीएंट्रेंट अभी छुड़वा दिया है, उसे आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दर्रा तथा डिफाइल, दो पहाड़ियों के बीच से गुजरने वाले रास्ते को क्या बोलते हैं? दर्रा। जैसे ये दो पहाड़ी हैं, इनसे बीच में जो रास्ता गुजर रहा है इसे बोलते हैं हम दर्रा। और डिफाइल, दर्रा तथा डिफाइल दो चीजें हैं इसमें। और अगर यह रास्ता काफी सकरा हो जाए, यानी कि बहुत कम इसकी जो चौड़ाई है वह बहुत कम रह जाए, तो उसे हम बोलेंगे डिफाइल। नेक्स्ट देखते हैं क्लिफ। बहुत ही सीधी चढ़ाई को क्या बोलते हैं? क्लिफ बोलते हैं। जलकंत्र आप पढ़ सकते हैं इसमें। कगार, पहाड़ी के तदिम तिरु दुर्गम ढलान, ड्यून। ड्यून बताता हूं आपको। तो ड्यून बोले जाते हैं जो रेतीले क्षेत्रों या रेगिस्तानों में टीले बने होते हैं, जो अपना स्थान बदलते रहते हैं, उन्हें बोलते हैं ड्यून। यानी कि रेत के टीलों को हम ड्यून बोलते हैं। फिर आप पढ़ सकते हैं डेड ग्राउंड, दबी हुई जमीन, यानी कि वह भूभाग, जमीन का वह भूभाग जो दबे हुए होने के कारण दिखलाई नहीं पड़ता है, दिखाई नहीं पड़ता है, ड्यून कहते हैं। तरंगीय भूमि पढ़िए आप, वह जगह जो ऊंची नीची। और क्रेस्ट बोलते हैं किसी पहाड़ी की चोटी को, जो चोटियों की श्रेणी को मिलाता है, उसे क्रेस्ट बोलते हैं। मैं आपको अभी इसका बना कर दिखाता हूँ। लास्ट है क्रेस्ट। जैसे ये पहाड़ी है जो इनकी चोटियों को मिला रहा है, इसे हम बोलेंगे क्रेस्ट। तो आप जो जो मैंने आपको बताया उसे आप नोट कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे दोस्तों सर्विस प्रोटेक्टर। तो सर्विस प्रोटेक्टर किसे बोलते हैं उसे हम देखते हैं कि सर्विस प्रोटेक्टर हाथी के दांत, प्लास्टिक लकड़ी के पट्टे का बना हुआ आयताकार यंत्र होता है, जो दिक्मान यानी बेरिंग खींचने और मापने के काम में आता है। तो सर्विस प्रोटेक्टर में आपको क्या चीजें याद रखनी है, मैं उसे बताऊंगा आपको। तो सर्विस प्रोटेक्टर में आपको एक तो पता होना चाहिए कि सर्विस प्रोटेक्टर किस यूज में होता है, दिक्मान खींचने और मापने के कार्य में आता है। और आपको पता होनी चाहिए कि इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। तो यह 6 इंच लंबा, यह तो इसकी लेंथ, और 2 इंच है इसकी ब्रेथ, यानी कि चौड़ाई और लंबाई। ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेता है कि सर्विस प्रोटेक्टर कितना चौड़ा और इसकी लंबाई कितनी होती है। फिर हम देखते हैं रोमर, पढ़ सकते हैं आप रोमर के बारे में, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
इसके बाद में आता है प्रिज्मेटिक कंपास। तो प्रिज्मेटिक कंपास में आपको क्या क्या पढ़ना है? प्रिज्मेटिक कंपास में आपको पता होना चाहिए कंपास का पूरा नाम, कंपास के 10 हिस्से पुर्जे। तो मैं आपको लिखवाऊंगा कंपास के 10 हिस्से पुर्जे और कंपास का पूरा नाम और कंपास किस कार्य में यूज होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपास का पूरा नाम। तो कंपास का पूरा नाम क्या है? लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड। तो ये इसका पूरा नाम है, लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड। और फिर कंपास के, मैं आपको बताऊं, कंपास अपनी स्थिति ज्ञात करने, मैप को सेट करने और काफी कार्यों में यूज होता है। तो अब हम देखते हैं कंपास के 10 हिस्से पुर्जे। तो कंपास के 10 हिस्से पुर्जे में आपको लिखाऊंगा, जैसे टंग नोच, टंग, ग्लास विंडो, लीड, ग्लास प्रोटेक्टर, आई होल, थंब रिंग, डायल, रबर लाइन, और रिंग नोच। तो आप कंपास के 10 हिस्से पुर्जे यहां से देख सकते हैं। टंग नोच, टंग, ग्लास विंडो, लीड, ग्लास प्रोटेक्टर, आई होल और थंब रिंग, डायल, रबर लाइन और रिंग नोच। तो मैंने आपको कंपास के बारे में बता दिया है। फिर देखते हैं हम, आप अगर नाइट मार्च चार्ट पढ़ना चाहते हो तो इसमें जैसे बताया हुआ है कि नाइट मार्च चार्ट बनाने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, आप इन्हें पढ़ सकते हैं नॉर्मली। फिर देखते हैं उत्तर दिशा के प्रकार। जो 4 फिगर है, 6 फिगर है, 8 फिगर है, ये सब प्रैक्टिकल का पोर्शन है। तो दोस्तों से प्रैक्टिकल के, जब हम प्रैक्टिकल के ऊपर वीडियो बनाएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ देख रहे हैं थ्योरेटिकल पोर्शन। तो मैं भी आपको यहाँ पर बता दूं कि जो 6 फिगर होता है, 4 फिगर होता है, मैप को सेट करना होता है, ये सब चीजें प्रैक्टिकल में पूछी जाती है, न कि पेपर के अंदर। तो आप अगर ये सोचते हैं कि 6 फिगर या 4 फिगर पेपर में पूछा जाता है, नहीं। तो अब हम देखेंगे उत्तर दिशा के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ नॉर्थ। उत्तर दिशा के प्रकार। तो वास्तविक उत्तर, ग्रिड उत्तर, और चुंबकीय उत्तर, यानी कि ट्रू नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ। तो वास्तविक उत्तर, चुंबकीय उत्तर और ग्रिड उत्तर किसे बोला जाता है? तो वास्तविक उत्तर जो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव भी वास्तविक उत्तर को दर्शाता है। फिर देखते हैं, इसे हम भौगोलिक उत्तर भी कहते हैं, ग्रिड नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ। तो
स्टिंग लाइन जिस दिशा में संकेत करती है उसे बोलते हैं हम ग्रिड नॉर्थ, और चुंबकीय उत्तर बोलते हैं जहां कंपास की सुई जिस दिशा की ओर संकेत करती है। कंपास की सुई जिस दिशा की ओर संकेत करती है। तो मैं दोबारा बता देता हूं आपको कि वास्तविक उत्तर जो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है उसे ही वास्तविक उत्तर बोलते हैं। ग्रिड उत्तर स्टिंग लाइन जिस तरफ बढ़ती है, जिस दिशा में बढ़ती है वो संकेत करती है, उसे हम ग्रिड उत्तर बोलते हैं। और ऊपर की ओर जिस दिशा में संकेत करती है उसे हम ग्रिड उत्तर बोलते हैं। और चुंबकीय उत्तर कंपास की सुई जिस दिशा की ओर संकेत करती है उसे हम बोलते हैं चुंबकीय उत्तर। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। अगर फॉरवर्ड बेयरिंग और बैक बेयरिंग का मैं आपको बताऊं थोड़ा सा इसमें, तो फॉरवर्ड बेयरिंग और बैक बेयरिंग का होता है कि फॉरवर्ड बेयरिंग को अगर बैक बेयरिंग में बदलना हो तो आपको फिर 180 माइनस करना होता है, और बैक बेयरिंग को फॉरवर्ड बेयरिंग में बदलना हो तो 180 प्लस करना होता है। अब बात आती है उत्तर दिशाएं ज्ञात करने की विधियां, मेथड टू फाइंड नॉर्थ डायरेक्शन। तो अभी देखते हैं उत्तर दिशा ज्ञात करने की विधि। तो उत्तर दिशा ज्ञात करने की कई विधियां हो सकती है, जैसे इसमें बताई हुई है समान ऊंचाई विधि, घड़ी विधि। तो मैं आपको 5 विधि लिखवा देता हूं। तो पहला है तारों के द्वारा। यहां लिख देते हैं उत्तर दिशा ज्ञात करने की विधियां। उत्तर दिशा ज्ञात करने की विधियां तारों के द्वारा, कार्बन के द्वारा, पेड़ के द्वारा, कंपास के द्वारा, घड़ी विधि, मस्जिद द्वारा। तो आप इसमें से मेथड, मैंने आपको 6 मेथड इसलिए बताया है क्योंकि कई बार पूछ लेता है कि कंपास के बिना उत्तर दिशा ज्ञात करने की विधियां, तो मैंने आपको यहाँ पर 5 विधियां लिखवा दी है कंपास को अगर अलग कर दो। बाकी आप बुक में दी हुई है सूर्य विधि, घड़ी विधि, तारों के द्वारा, सूर्य विधि और समान ऊंचाई विधि, मस्जिद विधि, कब्र विधि, पेड़ विधि, कंपास विधि। और अब हम देखते हैं कि मैप को सेट कैसे करा जाता है, मैप को सेट करने की विधियां। तो मैप को सेट करने की विधियां देखते हैं, आप इसे नोट कीजिए। तो दोस्तों जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं जो चीजें वे स्पेशलाइज सब्जेक्ट में आती है, यानी कि जो हमें पीआई स्टाफ पढ़ाया जाता है, पीआई स्टाफ द्वारा यानी कि यूनिट द्वारा पढ़ाया जाता है। तो आप इन्हें भी मतलब काफी कैडेट सोचते हैं कि ये सब चीजें तो हम पढ़ते रहते हैं, यूनिट में हमें पढ़ाया जाता है, लेकिन आपको इन्हें भी काफी केयरफुल होकर पढ़नी है। यानी कि जैसे आप पढ़ते हो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप, डिजास्टर मैनेजमेंट, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, एडवेंचर ट्रेनिंग, तो ऐसे ही इन्हें भी आप दोबारा रिवाइज कर सकते हैं या दोबारा पढ़ सकते हैं। वैसे हम क्लास चला रहे हैं तो आप यहाँ से भी बुक से भी पढ़ सकते हैं या अपने नोट्स बना सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स। तो अब हम देखेंगे मैप सेट करने के मेथड। मैप सेट करने
की विधियां। तो पहले मेथड है जो कंपास द्वारा, यानी कि आप कंपास के द्वारा मैप सेट कर सकते हैं। दूसरा मेथड है इसमें जो मैं आपको समझाता रहूंगा कैसे कैसे हम सेट करते हैं, सीधी आकृति द्वारा। सीधी आकृति द्वारा आपको 5 के 5 पॉइंट दिखवा रहा हूं मैं इसमें से। वास्तविक उत्तर द्वारा यानी कि आपको वास्तविक उत्तर पता लग गया है तो जो मैप का उत्तर है उसे आप वास्तविक उत्तर की तरफ रख कर सेट कर सकते हैं। मेथड नंबर 4, नक्शे पर अपनी स्थिति ज्ञात हो। नक्शे पर अपनी स्थिति ज्ञात हो, यानी कि जब आपको अपनी लोकेशन पता हो, ऑन लोकेशन, ऑन पोजीशन। फिर है नक्शे पर विपरीत दिशा में की 2 धरातलीय आकृतियों की सहायता से। नक्शे पर विपरीत दिशा में अंकित 2 धरातलीय बिंदुओं की सहायता से। तो ये 5 मेथड है। कंपास द्वारा आपको बताया, सीधी आकृति द्वारा, वास्तविक उत्तर द्वारा, नक्शे पर अपनी स्थिति ज्ञात हो यानी कि ऑन पोजीशन पता हो, और नक्शे पर विपरीत दिशा में अंकित 2 धरातलीय बिंदुओं की सहायता से। तो जो जो हम चीजें आपको बता रहे हैं, आप पर बुक है, हैंडबुक है, तो आप उसमें निशान लगा लीजिए और ये अपने हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं। तो हम तो दोस्तों यही चाहते हैं, हमारे चैनल का मोटिव यही है कि आप अच्छे से कवर कर लें सिलेबस को और फिर पेपर भी अच्छे से दें, और सी सर्टिफिकेट में जो अब आजकल फेल हो रहे हैं बच्चे इतने ज़्यादा, तो वो कम हो। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। नेक्स्ट चैप्टर खत्म हो चुका है दोस्तों, दृष्टिगोचरता आ गई है कि तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो चैप्टर यहीं पर ही समाप्त होता है हमारा। तो दोस्तों अगर आपका कोई भी डाउट हो, नीचे चैट बॉक्स चलता है, जब हम प्रीमियर करते हैं, लाइव करते हैं, तो आप उस चैट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं। तो वहां पर आपका साथ के साथ जब भी आपका डाउट सोल्व कर दिया जाएगा। तो आप हमसे जुड़े रहिए और धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो जैसे कि अभी आपको पता ही है, मैप रीडिंग हमारा चल रहा है, तो मैं पहले ही स्टार्टिंग करता हूँ। सबसे पहला है मैप, कि मैप की जो परिभाषा है वो क्या है। अगला है टाइप्स ऑफ मैप, यानी कि मैप कितने प्रकार के होते हैं। अगला है हमारा मैप सेट करने की विधियाँ। ठीक है, मैप सेट करने की जितनी विधियाँ हैं वो आपको पता होनी चाहिए। मानचित्र की कमी क्या है, कमियों के बारे में आप लिख रहे हैं। सांकेतिक चिन्ह आपको बता दिए हैं, जो सिलेक्टेड है वही पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, सैनिक सांकेतिक चिन्ह यानी मिलिट्री सिंबल आपको याद रखने हैं। मापक की परिभाषा, ऊंचाई दिखाने की कितनी विधियां हैं वो आपको पता होनी चाहिए। भू आकृति, प्रमुख जो भू आकृति है उनकी आपको परिभाषा याद रखनी है। कंट्रोल डिफाइन दर्रा इस तरह से आती है, पर्वत, पहाड़, टीला, इस तरह से। ठीक है, उन सबकी आपको परिभाषा याद रखनी है। ठीक है, ढलान कितने प्रकार की होती है, परिभाषा सब कुछ। मैप रीडिंग में से ज़्यादातर डेफिनेशन कन्वेंशनल्स है, और ये तो सभी को पता ही रहते हैं। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन साल याद करने मैप रीडिंग में, मेरे ख्याल से 20
20 या 25, 20 या 25 के आसपास डेफिनेशन होगी, जो परिभाषा है वो आपको याद रखनी है, ठीक है। सारे ढलान, ग्रिड उत्तर जिसे कहते हैं, वास्तविक उत्तर, वो सब आपको याद रखना है, ठीक। अगला है हमारा सर्विस प्रोटेक्टर क्या है, इसका प्रयोग क्या है, साइज क्या है, क्या चीज किसको दर्शाती है, ठीक है। जो इसके चिन्ह होते हैं वो क्या चीज दर्शाते हैं। अगला है हमारा कंपास। कंपास में आपको सब कुछ याद रखना है, ठीक है। प्रैक्टिकल में आपको कंपास थमा देंगे और पूछेंगे डिग्री बताइए, कुछ भी ऑब्जेक्ट की डिग्री आपसे पूछ लेगा। तो कंपास के अंदर आपको पार्ट, कंपास में कई चीज आती है। पहला तो आता है भाग, इसका प्रयोग, इसका पूरा नाम, ठीक है। पूरा नाम उससे पूछ लेगा आपको, इसके प्रयोग भी आपसे पूछ लेगा। तो कंपास आपको पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। फिर अगला है हमारा नाइट मार्च चार्ट, पूरा पढ़ लेना है। जो भी इसके अंदर विधियां हैं या कुछ भी है वो सब आपको पूरा पढ़ लेना है। ग्रिड प्रणाली है हमारी, जितनी भी है वो सब आपको पढ़ लेनी है। उत्तर दिशा कितने प्रकार की होती है, कैसे कैसे आप उसको फाइंड कर लेना है, ठीक है। मानचित्र पर क्या यानी कि कौन सा किस चीज़ को दर्शाता है, ठीक है। जैसे कि पानी किस चीज़ को दर्शाता है, ठीक है। इस तरह से नीला रंग पानी को दर्शाता है। इस तरह से आप पूरा इसमें याद रखेंगे कि कौन सा कलर किस चीज़ को दर्शाता है। बेयरिंग का आपस में चेंज, ठीक है, कन्वर्ट। बेयरिंग का जो चेंज है वो कैसे आप करेंगे, 180 है तो कितना हम घटाएंगे, कितना जोड़ेंगे, वो सब। उत्तर दिशा ज्ञात करने की जितनी भी विधियाँ हैं वो आपको पता होनी चाहिए। मैप कहाँ बनता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होना है, ठीक है। मैप कहाँ बनता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कभी पूछ लिया जाएगा। कंपास के प्रकार, कंपास कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो कंपास पढ़ लेना है पूरा, टाइप्स ऑफ कंपास, कंपास का प्रयोग क्या है, ठीक है, वो भी आपको पढ़ लेना है। और मैप की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए, प्रैक्टिकल में पूछ लेता है कभी कभी। मैप कितने प्रकार के होते हैं वो भी आपको पूछ लेना है, तो याद रखना है। मैप सेट करने की कितनी विधियाँ है, प्रैक्टिकल में पूछ लिया जाएगा, मैप आपको थमा दे जाएगा किसको आप सेट करेंगे, ठीक है, वो सब। ठीक है, तो मैप सेट करने की विधियाँ हैं और सांकेतिक चिन्ह है जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। स्केल किसे कहते हैं, ऊंचाई दिखाने की जो विधियाँ है, पर वो अगर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके जो पेपर में कन्वेंशनल साइन नहीं आएंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको उठा देगा। 50-50% चांस रहता है, यानी कि 50-50 में ये हो ये सकता है कि ये तो आपकी डेफिनेशन देगा, या फिर आपका कोई भी चिन्ह देगा। तो ये और ये दोनों आपको आने चाहिए, ठीक है। परिभाषा और चिन्ह अच्छे से आने चाहिए आपको, ठीक है। ढलान कितने प्रकार के होते हैं उन सब की परिभाषा, सर्विस प्रोटेक्टर पूरा, कंपास का परिणाम, प्रयोग, भाग। अगला है हमारा नाइट मार्च चार्ट, पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। ग्रिड प्रणाली, उत्तर दिशा, मानचित्र पर जो बना है किस चीज़ को दर्शाता है, बेयरिंग का इंटरचेंज, उत्तर दिशा ज्ञात करने की विधि, मैप कहाँ बनता है, ठीक है। मैप की कमी की बात हो ही गई है हमारी कंपास के बाद, ठीक है। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं और अपना अच्छे से तैयारी करें। हैंडबुक आपका पूरा प्रकाश की बुक, ये सब आप पढ़ सकते हैं। तीनों बुक मेरे ख्याल से बेस्ट है आपकी नॉलेज के लिए भी और साथ ही साथ तैयारी के लिए भी, ठीक है। तो आप अपना तैयारी कर सकते हैं, यहाँ से आप नोट करिए।
नोट कर ले। और इसके अलावा भी अगर लैब रीडिंग से कोई प्रश्न रह गया है, कोई टॉपिक रह गया है, तो जब ये पूरा सेशन हमारा ख़त्म हो जाएगा इन बुक का, उसके बाद हम बातचीत करेंगे उन सभी टॉपिक के बारे में, सभी क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो आप सभी नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब कुछ, ठीक है। धन्यवाद। दोस्तों अभी हमारा सेशन जो है पूरा हो चुका है, और ये जो हमारा मैप रीडिंग का आज का टॉपिक था वो ख़त्म हो गया है। इसके बाद हम अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, शायद फील्ड इंजीनियरिंग मेरे ख्याल से इसके बाद टॉपिक है। तो हम कल 3 टॉपिक एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि फील्ड इंजीनियरिंग एफसीडीसी एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। और अपना तैयारी करें आप, जैसे कि हम कल बात ही कर रहे थे कि लोग काम है जलना और हमारा जलाने का, ठीक है। तो इसके अपना जलो जो है बरकरार रखें, और किसी से भी आप ऐसा ना करें कि लोग हमारे बारे में क्या सोचे। तो ये भी आपको नहीं सोचना है, अपना तैयारी करते रहना है, अपनी स्किल्स को जो है बढ़ाते रहना है, ठीक है। नया नया सीखते रहना है, और अपना कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन ऐसे ही बरकरार रखना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपना जो है अपना आज का टॉपिक जो है ख़त्म हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक